19 और 20 सितंबर की रात दुश्मन ने वाहगा सेक्टर में 3 शदीद हमले किए। इनमें से 2 डुगरई से 1.5 मील शुमाल में भसीन के इलाके में बलोच रेजिमेंट के अगले मोर्चों पर किए और तीसरा डुगरई पर। ये दोनों अगली पोजीशनें थीं जिन पर भारत ने बेपनाह दबाव डालना शुरू कर दिया। इन दोनों यानी बलोच रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट को शिकस्त दिए बगैर दुश्मन BRB तक नहीं पहुंच सकता था और वो BRB तक पहुंचकर सारे लाहौर के दिफा पर दबाव डालना चाहता था। अगले मोर्चों के अदना सिपाही भी दुश्मन की नीयत को खूब समझते थे और वो सिर्फ लाहौर पर कब्जा करने के लिए जतन नहीं कर रहा था, बल्कि इस कोशिश में भी है कि लाहौर को इस कदर खतरे में डाल दिया जाए कि पाक फौज को खेमकरन, मोनाबाव और छंब जौड़ियां से मदद मांगनी पड़े और उन महाजों पर उसके पांव उखड़ जाएं। मैंने पाक फौज के 3-4 मेडिकल अफसरों से पूछा कि अपने जवानों में कौन सी जिस्मानी कुव्वत थी कि इन धमाकों के असरात को अपने अंदर जज्ब करके जायल करते रहे। तकरीबन सब ने कहा कि ये उनकी जिस्मानी नहीं रूहानी कुव्वत थी। इंसान के दिमाग में लड़ने और मरने का मकसद वाज़े हो तो वो मौत को भी शिकस्त दे लेता है। उन्होंने बताया कि बाज जवानों की टांगे कट गईं, जिस्म का तमाम खून महाज पर बह गया और वो 6-7 घंटों बाद अस्पताल पहुंचे। इनमें से बाज न सिर्फ जिंदा थे बल्कि होश में थे। हालांकि डॉक्टरी इल्म के मुताबिक इन्हें 4 घंटे पहले मरा हुआ होना चाहिए था। यहीं से ये हकीकत वाज़े होती है कि इंसान के अंदर कुव्वत के ढके छुपे जखीरे मौजूद होते हैं। ये जखीरे उसी इंसान के काम आ सकते हैं जो हक पर हो, चोर और मुजरिम ज़मीर न हो। पाक फौज के सिपाही को मालूम था कि वो खुदा की राह में पाकिस्तान की सरजमीन पर कुफ्र के खिलाफ लड़ रहा है और वो मैदान में आया है, भारतीयों की तरह लाया नहीं गया। गोलाबारी के धमाकों के सदमे का ज्यादा खतरा डोगरई के अगले मोर्चों के जवानों को था। वो हर लम्हा गोलाबारी में रहते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक आदमी मुतासिर हुआ। इसकी भी एक वजह थी। हवालदार बनारस खान ऐसी जगह था जहां लकड़ियां और गत्ते पड़े हुए थे। तोप का गोला उसके बिल्कुल करीब लकड़ियों और गत्तों के अंबार में फटा। धमाके के साथ आग का शोला लपका जिसने बनारस खान के सर के बाल, भवें और मूछें जला दी। चेहरा भी झुलसा। इस कदर करीब धमाके और अचानक शोले की चमक और झुलसन ने उसके दिमाग पर असर किया और वो अक्लो होश खो बैठा। उसे अस्पताल भेज दिया गया। डुगरई और भसीन के अगले मोर्चों के जवानों को सिर्फ अपनी पोजीशन का नहीं, 1500 मील लंबे महाज की फिक्र थी। वो जानते थे कि एक महाज कमजोर हो गया तो उसे मुस्तहकम करने के लिए कोई दूसरा महाज कमजोर होगा। वो इस जंग को अपनी जंग समझकर लड़ रहे थे। सियालकोट भी उनका अपना महाज था और खेमकरन भी उनका अपना। लाहौर सेक्टर के जवानों को मालूम था कि सियालकोट को बचाने के लिए लाहौर से भी टैंक भेजे गए हैं, लिहाजा उनकी कमी को वो जज्बे और अपनी रूहानी कुव्वतों से पूरा कर रहे थे। 19 और 20 की रात दुश्मन ने भसीन के जनूबी इलाके में बलोच रेजिमेंट की पोजीशनों पर 2 हमले किए तो दोनों हमले बुरी तरह नाकाम बना दिए गए। दुश्मन ने तीसरा हमला डुगरई के मोर्चों पर किया। ये भी शदीद था। एन उस वक्त पिछली पोजीशनों की बदली के लिए एक सेक्शन गई हुई थी और पीछे से जवान आगे जा रहे थे। उन्होंने अगले मोर्चों को हमले की जद में देखा तो उन्होंने नारे लगा लगा कर आगे को दौड़ना शुरू कर दिया। गोलियों की बारिश बरस रही थी, लेकिन इन जवानों ने नारों से ऐसा समा पैदा कर दिया कि दुश्मन गालिबन ये समझकर कि पाकिस्तान को पीछे से कुमक आ गई है, निहायत तेजी से पसपा होने लगा। जंगी यरमूक में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही चाल चली थी। वो छोटे छोटे दस्तों को बारी बारी आगे बढ़ाते थे और तकबीर के नारे इस कदर पुरजोश और बुलंद लगवाते कि कुफ्फार उन्हें भरपूर कुमक समझकर उखड़ जाते। 19 और 20 की रात चंद एक पाकिस्तानियों ने भी वही समा पैदा करके एक शदीद हमला पसपा कर दिया। हमला तो पसपा कर दिया गया, लेकिन दुश्मन ने डुगरई से तकरीबन 800 गज दूर झुग्गियां के इलाके में पोजीशन मुस्तहकम कर ली। उसने ये जरा सी कामयाबी ताजा दम कुमक के जोर पर हासिल की थी। भारत जंग के तीसरे रोज से दुहाई दुहाई कर रहा था कि हम फायरबंदी के लिए तैयार हैं। भारत अब इस हकीकत को पोशीदा नहीं रख सकता था कि शास्त्री जंग के तीसरे चौथे रोज अमेरिका के उस वक्त के सदर जॉनसन से इल्तिजाएं करने लगा था कि फायरबंदी करवाओ। भारतीय हुक्मरान रीछ को कंबल समझकर पकड़े हुए थे और अब चीख चिल्ला रहे थे कि हमें कंबल से छुड़ाओ, लेकिन उन्हें कंबल नहीं छोड़ रहा था। पाकिस्तान का कोई शहरी और पाक अफवाज का कोई जवान फायरबंदी पर आमादा नहीं था। जर्नैल से जवान तक की जबान पर यही एक बात थी कि ये बात खुली जंग पर आ गई है तो अब फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं, मैदान जंग में ही होगा। 20 सितंबर को पाकिस्तान ने महज इसलिए फायरबंदी कबूल कर ली कि दुनिया पर साबित किया जाए कि पाकिस्तान इसका खां है। फायरबंदी का वक्त 22 सितंबर दिन के 12 बजे तय पाया। उधर फायरबंदी के मुआहदे पर दस्तखत हुए। इधर भारतीय तोपखाने ने वाहगा सेक्टर में रावी साइफन से डुगरई के जुनूब तक यानी 10-12 मील के इलाके में शदीद और तेज गोलाबारी शुरू कर दी।
اس کے ساتھ ہی لاہور کے دفاع کو کچلنے کے لیے 12 بمبار طیاروں سے 2 ہوائی حملے کیے اور دل کھول کر راکٹ اور بم برسائے اور مشین گن فائرنگ کی۔ اس گولہ باری، راکٹ اور بمباری کا زیادہ تر نشانہ بھسین اور ڈگرئی کی اگلی پوزیشنیں تھیں۔ بلوچ ریجمنٹ اور پنجاب ریجمنٹ کی ان 2 کمپنیوں پر دشمن کو ایک تو یہ غصہ تھا کہ وہ اسے BRP تک نہیں پہنچنے دے رہی تھی، دوسرے یہ کہ رات کے وقت ان دونوں پلٹنوں کی ٹینک ہنٹنگ پارٹیز اور لڑاکا گشتی پارٹیاں دشمن کے بریگیڈوں کا ستیہ ناش کراتی تھیں اور ان کے 1-2 ٹینک تباہ کر دیتی۔ ان جانباز پارٹیوں کا کمال یہ تھا کہ وہ دشمن کے اگلے حملے کی ترتیب کو اس طرح درہم برہم کراتی تھیں کہ دشمن کو اکثر حملہ ملتوی کر دینا پڑتا۔ 20 ستمبر کو دشمن نے گولہ باری کے ساتھ ہوائی حملے بھی کیے تو کرنل امداد علی ملک کا توپ خانہ پورے عتاب سے حرکت میں آ گیا۔ OP نڈر تھے، وہ خاصے آگے نکل گئے اور توپوں سے دشمن کی خوب کمر توڑی۔ اس کے ساتھ ہی پاک فضائیہ کی مدد طلب کی گئی۔ شہبازوں نے 2 حملے کیے اور دشمن کی کئی توپوں کو خاموش کر دیا۔ دشمن کی انفنٹری ڈگرئی سے 800 گز دور لکھن کے میں مورچہ بند ہو گئی تھی۔ 16 پنجاب کی A اور B کمپنیاں اس پر فائر کرتی رہیں اور اسے اس قابل نہ رہنے دیا کہ وہ کوئی باقاعدہ حملہ کر سکتی۔ دن کے پچھلے پہر دشمن کی کور آرٹلری، جس میں چھوٹی، درمیانی اور بڑی توپیں تھیں، ڈگرئی کے شمالی علاقے میں باڑے مارنے لگیں۔ یہ گولہ باری دشمن کی انفنٹری اور ٹینکوں کے حملے کا پیش خیمہ تھی۔ ڈگرئی کے OP میجر سلیم بیگ چغتائی اور کیپٹن بھٹی نے تاک تاک کر فائر آرڈر دیے اور دشمن کی انفنٹری اور ٹینکوں کو اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ اپنے توپ خانے کی گولہ باری سے فائدہ اٹھا کر حملہ کرتے۔ شام کے وقت گولہ باری اچانک رک گئی اور میدان جنگ خاموش ہو گیا۔ چپ چاپ فضا اور ہیبت ناک ماحول میں بارود اور خون کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ بھارتیوں کی لاشیں گل سڑ رہی تھیں اور اس خاموشی میں گدھوں کے غول میدان میں اتر آئے تھے۔ وہاں بھارتی مرداروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ رات 10 بجے میدان جنگ کے سکوت کو بھارت کے ایک بریگیڈ نے توڑا۔ 16 پنجاب ریجمنٹ کی A اور B کمپنی پر پورا بریگیڈ حملہ آور ہو رہا تھا۔ اس بریگیڈ کو روکنے کے لیے ان دونوں کمپنیوں کی نفری 200 سے بھی کم رہ گئی تھی اور وہ بھی تھکن سے بے حال۔ ان 200 غازیوں کے ہتھیار مٹی نے بیکار کر دیے تھے۔ یہ غازی 14 دنوں اور 14 راتوں سے ان ہتھیاروں سے فائر کر رہے تھے۔ جب ان پر گولہ باری ہوتی تھی تو ان پر یوں مٹی پڑتی تھی جیسے کوئی بیلچوں سے انہیں مورچوں میں زندہ دفن کر رہا ہو۔ ان 200 جوانوں کو لاہور کے راستے سے ہٹانے کے لیے 4-5 ہزار نفری کا بریگیڈ دندناتا چلا رہا تھا۔ جوان لاہور کی دہلیز پر زندگی کا آخری مارکا لڑنے کے لیے تیار تھے۔ دونوں کمپنیوں نے اور پیچھے سے دوسری پنجاب ریجمنٹ کی کمپنی نے، جو ایک ہی روز پہلے پوزیشن میں آئی تھی، دشمن کے ہراول کو روک لیا۔ توپ خانے سے ایسی گولہ باری کروائی گئی کہ دشمن کے اگلے پچھلے دستوں کو گولہ باری سے الگ کر دیا گیا۔ اگلے دستے گھبرا کر آگے آئے تو پاکستانی کمپنیوں نے انہیں مشین گنوں سے بھونڈ ڈالا۔ وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہمارے توپ خانے نے ان کے عقب میں گولہ باری سے آگ کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ دشمن کے پچھلے دستے گولہ باری کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتے تھے۔ حملہ اس بری طرح پسپا کیا گیا کہ دشمن کے ہراول کی بیشتر لاشیں میدان میں ہی رہیں۔ بھارتی قیدیوں سے معلوم ہوا کہ اس بریگیڈ کو یہ حکم دے کر حملے کے لیے آگے کیا گیا تھا کہ پاک فوج کی اگلی پوزیشنوں کو ختم کر کے BRB تک پہنچے اور وہاں مورچہ بند ہو جائے۔ اگلی رات اس بریگیڈ کو BRB پار کر کے شالامار کے قریب مورچہ بند ہونا تھا اور دوسرے بریگیڈ کو BRB کے مورچے سنبھالنے کا حکم ملا تھا۔ حکم دیا گیا تھا کہ فائر بندی کے وقت تک شالامار تک کے علاقے پر قبضہ کر لو۔ اپنے 3 جوان تحصیل سرواقئی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں گگرئی کا سپاہی نیاز خان، ضلع کوہاٹ کے علاقے کا لانس نائک مبین خان اور ضلع کوہاٹ کے ہی علاقے کا سپاہی عالم خان شہید ہوئے۔ لانس نائک مبین خان شہید ابھی ٹریننگ سینٹر میں رنگروٹ ہی تھا کہ اس نے رائفل اور لائٹ مشین گن کے بڑے بڑے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور ینگ سولجرز کے فائرنگ کے مقابلوں میں کئی کپ اور انعامات جیت چکا تھا۔ مبین خان شہید کے آباء و اجداد اسی 16 پنجاب ریجمنٹ میں نوکری کر چکے تھے۔ اس وقت یہ بٹالین نمبر 40 پٹھان کہلایا کرتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد مبین خان شہید اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق اسی پلٹن میں آیا۔ وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا۔ ان آنکھوں میں ایسی غیر معمولی چمک تھی کہ اس کے ساتھ ہی کہا کرتے تھے کہ اس کی آنکھیں رات کو بھی چمکتی نظر آتی ہیں۔ یہ تو ہر کسی کو معلوم تھا کہ عام جوان جس چیز کو 500 گز سے دیکھ سکتے تھے، مبین خان شہید اسے 1000 گز سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی رائفل اور لائٹ مشین گن تھی۔ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے میدان جنگ میں اسے مورچوں میں بہت آگے خالی علاقے میں کسی پوشیدہ جگہ بھیج دیا جاتا۔ سپاہی عالم خان شہید جو ضلع کوہاٹ کا ہی رہنے والا تھا، اس کے ساتھ مشین گن کا نمبر 2 ہوتا تھا۔ مبین خان جیسے گنرز کے ساتھ صرف عالم خان ہی چل سکتا تھا۔ عالم خان شہید اس قدر کم گو تھا کہ اسے بعض جوان گونگا سمجھتے تھے۔ وہ حکم سنتا تھا اور جی صاحب کہہ کر حکم کی تعمیل میں مگن ہو جاتا۔ یہ دونوں بہت آگے جا کر کسی آڑ میں مشین گن رکھ لیتے۔ مبین خان شہید کی نظر عقاب کی طرح تیز تھی۔
बड़ी दूर से दुश्मन के सिपाही का कोई हिस्सा देख लेता और उसकी मशीन गन का छोटा सा ब्रस्ट हदफ को मार लेता। उसने कई बार दुश्मन की ज्यादा नफरी को भी लहू लुहान किया था। वो आलम खान शहीद को साथ लिए दुश्मन के लिए वबाले जान बना रहता। रात के वक्त उन्हें पिछले मोर्चों में भेज दिया जाता था ताकि अगले दिन के शिकार के लिए आराम करें। एक रात टैंक शिकार पार्टी जाने लगी तो मुबीन शहीद भी रॉकेट लॉन्चर उठाए चल पड़ा। कंपनी कमांडर ने सूबेदार रुस्तम खान से गुस्से से पूछा कि मुबीन और आलम को किसने मुंतखब किया है। मालूम हुआ किसी ने नहीं, लेकिन मुबीन खान शहीद ने इल्तिजा की, जनाब दिन के वक्त भारतीयों को मारता रहता हूँ, रात को 1-2 टैंक मार लेने दें। उस रात मुबीन खान शहीद, आलम खान शहीद और सिपाही मोहम्मद इसहाक ने बहुत तबाही मचाई। 20 और 21 सितंबर की दरमियानी रात मुबीन खान शहीद और सिपाही आलम खान शहीद आउटपोस्ट यानी अगले इलाके में मशीन गन के जौहर दिखा रहे थे। उन्हें रात को भी वहीं रहना पड़ा क्योंकि दुश्मन का हमला हो रहा था। दोनों ने हमला रोकने में बहुत काम किया मगर दोनों शहीद हो गए। अगले रोज दोनों की लाशों को पीछे लाकर एक खाली मोर्चे में पहलू ब पहलू दफन किया गया। जंग का हर लम्हा वो पहलू ब पहलू एक ही मशीन गन पर इकट्ठे रहते थे और शहादत के बाद भी उन्हें जुदा न किया गया। एक ही कब्र में मैयत रखे गए तो यूं लगता था जैसे 2 गहरे दोस्त इकट्ठे सो रहे हों। चेहरों पर सुकून और मसरत थी। मुबीन खान शहीद की लाश दाएं तरफ और आलम खान शहीद की बाएं तरफ रखी गई और कंपनी के तमाम जवानों को बताया गया ताकि जब कभी लाशें निकाली जाएं तो लाशें खराब हो जाने की सूरत में ये निशानी याद रखी जाए कि दाएं तरफ मुबीन और बाएं तरफ आलम है। मार्च 1966 में यानी शहादत के 5 माह के बाद उनकी लाशें निकाली गईं तो पहचानने में जर्रा बराबर भी दिक्कत न हुई। दोनों की लाशें उसी तरह ताजा थीं और चेहरे ऐसे पुरनूर जैसे अभी शहीद हुए थे। इस हमले को रोकते हुए लांस हवालदार नजीर अहमद, सिपाही शाहजमान, सिपाही उस्मान गनी, सिपाही मोहम्मद अमीन, सिपाही सब्जवार अली, सिपाही सुभानुद्दीन, सिपाही गाजी बादशाह, सिपाही मुहर्रम खान, सिपाही मोहम्मद खान, सिपाही मोहम्मद यासीन और सिपाही फकीर शाह शदीद जख्मी हुए। वो मोर्चों में रहने के काबिल नहीं थे, इसलिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। सबसे ज्यादा बुरी हालत में जो जख्मी हुआ वो एक कंपनी का हवालदार मेजर ताजा गुल था। उसका दायां हाथ साफ उड़ गया। उसने भी लांस नायक गोहरदाद की तरह फील्ड पट्टी बांधकर कलाई पर तौलिया लपेट लिया। खून खतरनाक हद तक तेजी से बह रहा था। इस ख्याल के पेश नजर के रास्ते में खून की कमी की वजह से बेहोश न हो जाए, 1-2 जवानों को उसके साथ भेजा जाने लगा कि उसे डोगरई में रेजिमेंटल एड पोस्ट तक छोड़ आए। वहां तक पहुंचना इसलिए भी खतरनाक था कि दुश्मन गोलाबारी और मशीन गन फायरिंग कर रहा था। उसके बावजूद हर एक जवान ने ताजा गुल के साथ जाने की पेशकश की। ताजा गुल ने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा। एक जवान ने पूरे वसूख से कहा कि जो आदमी किसी लाश या जख्मी को उठाकर मैदान जंग में चलता फिरता है उसे गोली नहीं लगती। आखिर लांस नायक जमील शहीद और सिपाही अकबर जान उसके साथ गए। हवालदार ताजा गुल मैट्रिक पास है, खूबसूरत जवान, खटक डांस का दिलदादा और माहिर, नायब सूबेदार होने वाला था। उसे पिछली तारीखों से नायब सूबेदार बनाकर पेंशन पर भेज दिया गया। इन मोर्चों में पहले ही शहीदों और जख्मियों की वजह से नफरी कम रह गई थी। अब 15 और जवान कम हो गए। सिपाही अकबर खान जो हवालदार ताजा गुल के साथ पीछे गया था औरकजई पठान था। उसकी कहानी माशरत के एक दिलचस्प पहलू को बेनकाब करती है। जब जंग शुरू हुई तो अकबर जान छुट्टी पर था। वो 10 सितंबर के रोज महाज पर पहुंचा। उसकी कंपनी BRB से आगे दुश्मन के साथ खूरेज मार्के में उलझी हुई थी। मैदान में गोलियां सनसना रही थीं और गोलाबारी हो रही थी। एक कदम उठ के चलना मौत को बुलाने वाली बात थी। इस कयामत में सिपाही अकबर खान अपनी कंपनी से जा मिला और मार्के में उलझ गया। वो सिपाही मगरबी सरहदी सूबे के ऐसे इलाके का रहने वाला है जो बहुत ही दुश्वार गुजार है। उसका गांव दूर अंदर पहाड़ियों में वाक़ है। इसके अलावा उसे ऐसे रास्ते से गुजर कर आना पड़ता है जहां के कबीले की अकबर खान के कबीले के साथ पुरानी खूनी अदावत चली आ रही है। लिहाजा उसे दूर दराज के रास्ते से आना जाना पड़ता है। जंग शुरू हुई तो सिपाही अकबर जान अपनी बटालियन में शामिल होने के लिए चल पड़ा, लेकिन करीबी रास्ते में उसका दुश्मन कबीला था जो उसे कत्ल कर सकता था। अकबर जान के वालिदैन ने उस कबीले के यहाँ एक आदमी की ज़बानी ये पैगाम भेजा कि हमारा बेटा जिहाद में जा रहा है, उसे अपने इलाके में से गुजरने दें। वो कबीला भी भारत के हमले के खिलाफ बिफर उठा। उसके सरदारों ने अकबर जान को न सिर्फ अपने इलाके से गुजरने दिया बल्कि अपने आदमी उसके साथ भेजे ताकि वो खैरियत से मंजिल तक पहुंच जाए। अकबर खान ने बताया कि पठान कबीलों ने ऐलान कर दिया कि भारत को शिकस्त देने तक हमारी दुश्मनियां खत्म हैं। 21 सितंबर की सुबह कयामत की सुबह थी। पाक फौज की जितनी नफरी लाहौर के महाज पर उस सुबह लड़ रही थी, इंडियन आर्मी की उससे दुगनी नफरी लाहौर के सरहदी मैदान में हलाक हो चुकी थी। इससे 1.5 गुना ज्यादा शदीद जख्मी होकर भारत के अस्पतालों में पड़ी अपने जंग पसंद हुक्मरानों को कोस रही थी। लाहौर पर हमला करने वाले डिवीजनों और यूनिटों के आपस के वायरलेस पैगामात इस तरफ भी
सुनाई देते थे। इनसे साफ पता चलता था कि इनको बहुत सी पलटनों में अब तमाम के तमाम सिपाही ऐसे हैं जो 6 सितंबर की सुबह इन पलटनों में नहीं थे। ब्रिगेडों की मुतअद्दिद बार रीग्रुपिंग हो चुकी थी। इन ब्रिगेडों के बेशुमार हथियार पाक फौज के कब्जे में आ चुके थे। बहुत सी तोपें लाहौर की रानियों और पाक फजाइया की नजर हो चुकी थी। टैंक भी कई एक तबाह हो गए थे। फिर भी भारतीय हुक्मरान BRB पार करके लाहौर के किसी भी हिस्से पर काबिज होने के इरादे से दस्तबरदार नहीं हुए थे। भारतीय 18 बरसों से पाकिस्तान को खत्म करने के लिए फौजें तैयार कर रहे थे और उनके लिए असलहा बारूद जमा कर रहे थे। इसी मकसद के लिए उन्होंने 1962 में हिमालय के दामन में चीन का भूत नचाया था। अमेरिका और बरतानिया से न सिर्फ असलहा बारूद के जखीरे हथिया लिए थे, बल्कि इनसे माउंटेन पहाड़ी डिवीजन तैयार करवा लिए थे। रूस ने उसे मिग लड़ाका तैयारे दिए थे। इनके अलावा भारत ने हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और गोवा पर कब्जा करके उनके खजानों से हथियार खरीदे थे। बर्रे सगीर की तकसीम के वक्त जो असलहा बारूद पाकिस्तान के हिस्से में आया था, भारत ने वो भी हजम कर रखा था और सरदार पटेल ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि हम पाकिस्तान को इस काबिल बनने ही नहीं देंगे कि हमारा एक भी वार सह सके। फिर यही रट पटेल के जानशीन लगाते रहे और 18 बरसों बाद सितंबर 1965 में भारत ने इस मकसद की तकमील के लिए पाकिस्तान पर खुला हमला किया। 6 सितंबर 9 बजे सुबह लाहौर की माल रोड पर मार्च पास्ट करने का ख्वाब देखने वाले 21 सितंबर की सुबह लाहौर के सरहदी मैदान में अपनी लाशों पर गोलाबारी कर रहे थे। लेकिन 18 बरसों की जमा की हुई फौज की अभी बहुत सी नफरी ताज़ादम थी और अमेरिका और बरतानिया के दिए हुए एमुनिशन के अभी बहुत से ढेर बाकी थे। हमले की नाकामी को देखकर भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान को फायरबंदी का झांसा दिया और 20 सितंबर को दोस्त मुल्कों की मिन्नत समाजत करके पाकिस्तान से फायरबंदी मनवा ली और 21 सितंबर की सुबह उन्होंने पीछे से और ज्यादा तोपें मंगवा कर BRB के दोनों तरफ और बलोच और पंजाब रेजिमेंटों की अगली पोजीशनों पर इस कदर गोलाबारी शुरू कर दी कि रावी साइफन से डुगरई तक के जुनूब तक का इलाका स्याह काले धुएं में छुप गया। इससे पहले भी भारतीय तोपखाना गोलाबारी करता रहा था, लेकिन किसी को तवक्को न थी कि दुश्मन का तोपखाना इस कदर और इस नौयत की गोलाबारी भी कर सकता है जो उसने 21 सितंबर को शुरू की। इस गोलाबारी से भारतीयों के अज़ाइम और उनका अताब जाहिर हो रहा था। जवान मोर्चों में दुबक गए। डुगरई गांव में जगह जगह आग लग गई। जमीन और आसमान आग ही आग उगल रहे थे। जंग का कोई भी माहिर वहां होता तो पूरे वसूख से कह देता कि पाकिस्तानी मोर्चों में कोई भी जिंदा नहीं रहा। जवानों को खत्म करने के लिए सिर्फ धमाके ही काफी थे। जवानों के जिस्मों में अब रहा ही क्या था। वो मुसलसल 16 दिनों और 16 रातों से लड़ रहे थे। आसाब में मुदाफियत का दमखम खत्म हो चुका था। माओ के सजीले बेटे जाने किस किस गांव और किस किस जिले के रहने वाले लाहौर की कुर्बान गाह पर खून के नजराने दे रहे थे। इन जवानों को अब वही दुआएं बचा सकती थी जो उनकी माओ, बहनों, बेटियों और बीवियों और सारी कौम के सीनों से निकलती रहती थी। इनकी फतह और सलामती के लिए मस्जिदों और घरों में जो कुरान खत्म किए जा रहे थे, अब उन्हीं पर भरोसा था। पाकिस्तान की आबरू कच्चे धागे से BRB के ऊपर लटक रही थी। लाहौर का दिफा उखड़ जाने से सारे पाकिस्तान का दिफा उखड़ सकता था। भारतीयों का मकसद यही था। कर्नल इमदाद अली मलिक का तोपखाना मकदूर भर जवाबी गोलाबारी कर रहा था। मीडियम तोपें दुश्मन के तोपखाने को खामोश करने की सरतोड़ कोशिश कर रही थीं। लाहौर की रानियां पूरे अताप से धाड़ रही थीं। अब तोपखाने के OP मौत के मुंह में जाकर जवाबी फायर ऑर्डर दे रहे थे, मगर दुश्मन की तोपों की कयामत थमती नजर नहीं आती थी। हर लम्हा खदशा था कि इस गोलाबारी और उसके घटाटोप में दुश्मन के टैंक अगले मोर्चों को कुचलते मसलते BRB तक आन पहुंचेंगे। सेक्टर कमांडर ने पाक फजाइया की मदद मांगी। चंद मिनटों में फजाइया के 4 शाहबाज, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह खान, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैयद मंसूरुल हसन हाशमी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज और फ्लाइंग ऑफिसर आफ्ताब सेबर तैयारों में महाज की फजा में पहुंच गए, लेकिन महाज को पहचानना दुश्वार हो रहा था। जमीन शोले, स्याह धुआं और गर्द के घने बादल उगल रही थी। दोनों तरफ की तोपों की गोलाबारी ने BRB की चमकती लकीर को भी स्याह धुएं में रूपोश कर दिया था। शाहबाजों को बताया गया कि दुश्मन की तोपों को खामोश करना है, मगर तोपें नजर न आती थीं। तैयारों को देखते ही दुश्मन की बेशुमार तैयारा शिकन मशीन गन्नों और तोपों ने उन पर फायर खोल दिया। ये एक और मुश्किल पैदा हो गई। दुश्मन ने तोपखाने को बचाने का पूरा एहतमाम कर रखा था। शाहबाजों को जहां मिशन के मुहीब खतरों से वाकफियत थी, वहां उन्हें पूरी तरह एहसास था कि लाहौर की आबरू उनके हाथ में है। उन्होंने मैदान जंग का चक्कर लगाया
कुछ नजर न आया तो और नीचे चले गए। दुश्मन ने फजा में आग का जाल तन दिया था, फिर भी ये सरफरोश शाहबाज उकाबों की तरह शिकार को ढूंढ रहे थे। वो कम बुलंदी पर उड़े तो भी दुश्मन और दोस्त को ना पहचान सके। वो जूं जूं बुलंदी कम करते जाते थे, गर्द गुबार की घटा गहरी होती जाती। उन्हें मालूम था कि BRB से आगे भी अपने मोर्चे हैं, इसलिए वो महज अंदाजे पर रॉकेट और गन फायरिंग से गुरेज कर रहे थे। 16 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी ने और भसीन की तरफ से बलोच रेजिमेंट ने उनकी रहनुमाई के लिए धुएं के गोले यानी स्मोक सिग्नल्स दुश्मन की तरफ फायर किए। यही एक तरीका था जिससे टारगेट की समत बताई जा सकती थी, लेकिन दुश्मन ने शाहबाजों को गुमराह करने के लिए कई समतों से ऐसे ही सिग्नल फायर करने शुरू कर दिए। शाहबाज किसी भी सिग्नल को ना समझ सके। आखिर फॉर्मेशन के लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह खान ने ये दलेराना फैसला किया कि जमीन से उठती घटाओं में गोता लगाएं और खुद ही तोपों को तलाश करें। अमानुल्लाह खान ने हाशमी को बताया और दोनों अपने अपने तैयारों के थ्रॉटल पूरे खोल कर गोते में चले गए। लीडर की हिदायत के मुताबिक परवेज और आफ्ताब ऊपर उड़ते रहे ताकि दुश्मन के तैयारे आ जाने की सूरत में उन्हें ऊपर ही रोके रखें। अमानुल्लाह खान और हाशमी के तैयारे गर्दो गुबार में दरख्तों की बुलंदी पर इस तरह उड़ते जा रहे थे जैसे आबदोजें समंदर के अंदर तैरती जा रही हों। वो डुगरई की तरफ से वाहगा से दूर आगे तक निकल आए थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाशमी ने अपने तैयारे पर शदीद ज़र्ब महसूस की। तैयारा लरज़ गया। हाशमी ने देखा कि दुश्मन की तैयारा शिकन तोप का गोला उसके बाएं पर में बहुत बड़ा सुराख कर गया था। गन और तैयारे में फासला कम हो जाने की वजह से गोला पर से पार निकल गया, फट न सका। हाशमी ने होश ठिकाने रखे और दुश्मन की तोपों को ढूंढता रहा। अमानुल्लाह खान उसके साथ था। दोनों मैदानी जंग से जरा ही ऊपर गर्दो गुबार में उड़ते रहे और दुश्मन उन पर आग उगलता रहा, लेकिन उन्हें याद था कि वो अपने साथियों के सामने कसम खा कर आए थे कि दुश्मन की तोपें खामोश करके आएंगे वरना लौटेंगे नहीं। वो एक और चक्कर में घूमे तो उन्हें कुछ तोपें नजर आ गईं। दुश्मन ने दरख्तों के नीचे गड्ढे खोद कर उनमें बड़ी तोपों को नीम जमीन दोज कर रखा था। सिर्फ धाने बाहर थे। तोपों के ऊपर जाल तने हुए थे और उन पर दरख्तों की हरी टहनियां बिखरी हुई थीं। ये तोपें लाहौर पर आग उगल रही थीं। दोनों शाहबाज एक एक तोप पर टूट पड़े। हाशमी के तैयारे को एक और गोला लग गया। ऐन गोते के वक्त उसका तैयारा झंझोड़ा गया, लेकिन उसने ज़र्ब का अंदाजा किए बगैर तैयारे को संभाल लिया। अमानुल्लाह के तैयारे को भी एक गोला लग गया, लेकिन बगैर फटे पार हो गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह खान सुनाते हैं कि हमारे तैयारे हिट हो चुके थे। गोते में जाने और इस कदर तेज रफ्तार की वजह से तैयारों के जख्म खुल जाने का अंदेशा था, लेकिन हमने दुश्मन की तोपें देख ली थीं जिन्हें खामोश करना हमारे लिए एक मुकद्दस फरीजा था। दूसरे ही लम्हे भारत की 2 बड़ी तोपों के परखचे हवा में उड़ रहे थे। अमानुल्लाह खान और हाशमी के रॉकेट ठिकाने पर लगे थे। उन्होंने ऊपर उठकर 2 और तोपों को निशाने में लिया और उनको भी गढ़ों से उछाल कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तसव्वुर किया जा सकता है कि तोपचियों का क्या हशर हुआ होगा। उन्होंने दीवानगी के आलम में दुश्मन के तैयारा शिकन फायर से बेखौफ होकर चंद और तोपों को ढूंढ निकाला और उन्हें रॉकेटों और मशीन गन्नों की बौछारों से तबाह कर दिया। हाशमी ने तोपों के अलावा गोलों का बहुत बड़ा जखीरा देख लिया और उसे रॉकेटों से उड़ा दिया। इर्द गिर्द का इलाका फटते गोलों के स्याह धुएं में छुप गया। अब तो इस कदर कम बुलंदी से भी कुछ नजर न आता था। दोनों ऊपर उठाए, लेकिन देखा कि उनके पास अभी कुछ एमुनिशन बाकी है। वो फिर गोते में जाकर गर्दो गुबार में गायब हो गए और चंद और तोपों को तबाह करके ऊपर उठाए। उन पर तैयारा शिकन फायर पहले से ज्यादा हो गया था। उन्होंने चोट पर चोट खाई, लेकिन फर्ज पूरा कर दिया। वो खुले आसमान में गए तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज और फ्लाइंग ऑफिसर आफ्ताब गर्दो गुबार में गोता लगा गए। वो अमानुल्लाह खान और हाशमी की जांबाजी देख चुके थे। उन्होंने भी जमीन के करीब जाकर दुश्मन की और गन पोजीशनें देखी और जो तोप नजर आई उसके परखचे उड़ा दिए। उनका एमुनिशन खत्म हो गया तो भी वो ऊपर न उठे, बल्कि बाकी तोपों को तलाश करते रहे ताकि दूसरे साथियों को बता सकें। चारों शाहबाजों ने इतनी तोपें तबाह कर दी थीं कि लाहौर के दिफाई मोर्चों पर गोलाबारी में खासी कमी वाक़ हुई। वो अपने अड्डे पर पहुंचे तो देखा कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाशमी के तैयारे में 9 जगहों पर तैयारा शिकन गन्नों की गोलियां और गोले लगे हुए थे और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह खान का तैयारा 4 जगहों से उड़ा हुआ था। जब ये चारों शाहबाज दुश्मन की बड़ी तोपों को उड़ाकर अड्डे की तरफ जा रहे थे तो पाक फजाइया के 4 और शाहबाज, स्क्वाड्रन लीडर अजीम दाऊद पोता, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम और फ्लाइंग ऑफिसर कादिर वाहगा की तरफ इसी मिशन पर उड़े जा रहे थे। अजीम दाऊद पोता सैफुल आजम को साथ लेकर डुगरई से गर्दो गुबार में गोते में चला गया और सलीम और कादिर को ऊपर उड़ते रहने की हिदायत की। अचानक उड़ता हुआ एक गिद्ध अजीम के तैयारे की विंड स्क्रीन से टकरा गया। विंड स्क्रीन खून से भर गई। जरा देर बाद तैयारे की रफ्तार और हवा
हवा के जोर से विंड स्क्रीन से खून साफ हो गया। दुश्मन की तैयारा शिकन गन्नों ने अजीम और आजम पर बेपनाह फायरिंग शुरू कर दी। वो वाहगा रोड पर उड़े और आंखें सुकेड़ सुकेड़ कर देखते रहे। उन्हें परवाह नहीं थी कि उनके तैयारों को दुश्मन की तैयारा शिकन गन्नों की गोलियां लग रही हैं या नहीं। वो शिकार की तलाश में मगन थे। उन्हें सड़क के दोनों तरफ मीडियम यानी दरमियाना तोपों के घोंसले नजर आए। इन तोपों को भी दुश्मन ने गढ़ों में झाड़ियों और हरी शाखों से छुपाया हुआ था। सिर्फ धाने नजर आ रहे थे। दोनों शहबाज बहुत कम बुलंदी पर उड़ रहे थे और दुश्मन ने तैयारा शिकन फायर उन पर मरकूज कर रखा था। अजीम पहले हमले के लिए गोते में गया तो दुश्मन की एक मशीन गन की पूरी बौछार उसके बाएं पर में से गुजर गई। अजीम ने तैयारे को संभाले रखा और रॉकेट फायर कर दिए। उधर आजम ने एक गन पर रॉकेट फायर किए। बैक वक्त दो तोपें टुकड़े टुकड़े होकर गढ़ों से उड़ी और हमेशा के लिए खामोश हो गईं। उसके बाद वो उठ उठ कर झपटों में जाने लगे और जरा ही देर में दुश्मन का मीडियम तोपखाना खामोश हो गया। फिर सलीम और कादिर गोते में चले गए और बाकी तोपों को वो खामोश कराए। 8 शाहबाजों ने दुश्मन की सैकड़ों तोपों के धाने बंद कर दिए। इस कामयाबी में अपने तोपखाने और ऑब्जर्वेशन पोस्टों का बहुत हाथ था। यूं तो तोपखाने के सारे ओपी जान पर खेलकर दुश्मन के करीब जाकर टारगेट देख रहे थे और इस कयामत में हाजिर दिमागी से फायर ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन तोपखाने के नायब सदर सूबेदार मोहम्मद असलम शहीद की बेमिसाल शुजात का जिक्र लाजमी है। जिला जेहलम का रहने वाला नायब सूबेदार मोहम्मद असलम 6 सितंबर से बरकी महाज पर था, लेकिन 21 सितंबर को वाहगा सेक्टर में दुश्मन की गैर मामूली गोलाबारी का मुकाबला करने के लिए बरकी महाज से भी एक दो तोपखाना बैटरियां वाहगा की तरफ भेज दी गई थी। नायब सूबेदार मोहम्मद असलम शहीद को भसीन की अगली पोजीशनों में बलोच रेजिमेंट की एक कंपनी के साथ लगा दिया गया। ओपी अपने अगले मोर्चों से बहुत आगे किसी बुलंद जगह छुप कर बैठ जाते हैं, जहां से वो दुश्मन की हरकत यहाँ उसके जमघट्टों को देखकर अपने तोपखाने से गोलाबारी करवाते हैं। लेकिन नायब सूबेदार मोहम्मद असलम शहीद की जुर्रत और फर्ज शनासी का ये आलम था कि जब दुश्मन ने इस कदर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी तो असलम शहीद किसी एक जगह छुपकर दुश्मन को देखने की बजाय भसीन से आगे खुली जीप में तमाम मैदान में भागता रहा, क्योंकि खतरा था कि इस गोलाबारी में दुश्मन बहुत बड़ा हमला करेगा। अपना तोपखाना भी फायर कर रहा था। गर्दो गुबार में ज्यादा दूर तक नजर नहीं आता था। चुनाचे मोहम्मद असलम शहीद बेखौफ जीप को दौड़ाकर गर्दो गुबार में दुश्मन को देखता और अपने तोपखाने को फायर ऑर्डर देता। उसे कोई गम न था कि जिस इलाके में वो जीप भगा रहा है वो बारूदी सुरंगों से भरा पड़ा है और दुश्मन भी उसे देख रहा है। उसे यही एक फिक्र थी कि किसी तरफ से दुश्मन आगे ना आ जाए। आखिर उसकी जीप एक बारूदी सुरंग पर चढ़ गई। ऊपर से एक गोला जीप में आन फटा और नायब सूबेदार मोहम्मद असलम वतन की दहलीज पर कुर्बान हो गया। उसके साथ उसकी जीप का ड्राइवर मोहम्मद साबिर जेहलम का रहने वाला और गुजरात का रहने वाला वायरलेस ऑपरेटर भी शहीद हो गया। अफसोस है कि वायरलेस ऑपरेटर का नाम हासिल नहीं हो सका। इस बेमिसाल जुर्रत के सिले में नायब सूबेदार मोहम्मद असलम को बाद शहादत सितारा जुर्रत अता किया गया। जब वो वाहगा सेक्टर के लिए बरकी महाज से रवाना हुआ था तो उसने अपने एक साथी नायब सूबेदार शेरदिल को बड़े फख्र और खुशी से कहा था, आज हम शहीद हो जाएंगे। बलोच रेजिमेंट के एक कंपनी कमांडर ने मोहम्मद असलम शहीद के रेजिमेंट कमांडर से कहा था, मोहम्मद असलम शहीद में इस कदर जोशो खरोश था कि मुझे डर महसूस होने लगता था कि ये शख्स अपने जोश की शिद्दत से बम की तरह फट जाएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।